लोकल जो हमारे त्रिभुवन चौहान जी हैं, स्थानीय हैं, क्षेत्र में आते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं। मुख्यमंत्री जी, जो आपने यात्रा को डाइवर्ट किया, आज केदार घाटी का बच्चा बच्चा, आज केदार घाटी का युवा, आज केदार घाटी का बुजुर्ग आपको यही कह रहा है कि गो बैक धामी, गो बैक धामी। देखिए, चौहान जी ने भी समाज सेवा की है, करते आ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि बिना किसी लाभ के उन्होंने की है। अपना एक व्यक्तिगत मीडिया प्लेटफॉर्म बना के लोगों के बीच में गए हैं, लगातार केदार घाटी की आवाज़ उठा रहे हैं। वेलकम है आपका। आपने देखा होगा उनका विरोध अभी तक लगा आपको कि क्षेत्र में विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो किस लिए नहीं हो रहा? उनके अच्छे कार्यों की वजह से नहीं हो रहा। रही बात मनोज रावत की, कि मनोज रावत जी आप विधायक थे, और जो गुस्सा जो आप बोल रहे हैं कि सिलेबस आपने देखा नहीं, कंप्लीट नहीं है, वो ऐसा है कि उसका पनिशमेंट उनको जनता दे चुकी है 2017 में। कोटमा में एक और युवा कहेंगे भाई को, युवा मिले हैं हमें, वो कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी, सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या कुछ है वो सारी तमाम चीज़ें। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। सर्वप्रथम आपका स्वागत है कालीमठ क्षेत्र में। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और सारे प्रत्याशी, सारी पार्टियों का फोकस केवल अपने वोट बैंक से है। सारे के सारे वोट के पीछे लगे हुए हैं। आप विकास के नाम पे देख लीजिए, आप जिस रास्ते से आ रहे हैं, गुप्तकाशी से और चौमासी तक, अगर कोई गर्भवती महिला है, किस प्रकार से आती होगी। जो ये लगता है कि ये रोड नहीं, खड्डों में रोड बनी हुई है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, कई बार तो हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। और दूसरी बात रही कि हमारी कालीमठ घाटी में चुनाव बहिष्कार था। सर्वविदित है कि चुनाव बहिष्कार हमारे प्रतिनिधि ने कर रखा था, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा, हमारे ही जनप्रतिनिधि द्वारा, अपने फायदे के लिए ये चुनाव बहिष्कार खुलवाया गया, राष्ट्रीय पार्टियों से मिलके कि हम आपके साथ हैं। और उन्होंने इस घाटी का ठेका नहीं ले रखा है। मैं दावे के साथ कहता हूं और चुनौती देता हूं उन सभी को कि आइए, खुली डिबेट कीजिए, हमसे पूछिए, और जनता का मिजाज आप जानिए। आप तो जा ही रहे हैं, आप और लोगों से भी पता कीजिए कि आप चुनाव बहिष्कार के पक्ष में। आपने पहले कहा बहिष्कार बहिष्कार, हम पे थोपा उसको। ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बोला था बहिष्कार, चुनिंदा 4 लोग मिले थे, उन्होंने कहा बहिष्कार कीजिए, जनता ने उनकी बात को माना। लेकिन मैं आज इस दावे से कहता हूं कि आप यहां से लेकर कालीमठ से लेकर चौमासी तक चले जाएं, कोई भी व्यक्ति उन लोगों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो छलावा घाटी के साथ किया है, इसको हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी, उन धोखेबाज लोगों को। दूसरी बात रही विकास की, तो विकास आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पिछले वर्ष जब हमारी दिवंगत विधायक शैला रानी रावत जी थी, उनके साथ वो कालीमठ में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कालीमठ, चौमासी, रेकाधार, रामबाड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति दी जाती है, इंटर कॉलेज मुख्य भवन की स्वीकृति दी जाती है। धिक्कार है ऐसे मंत्रियों को, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्रियों को, धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, और आज 2 साल बीत गए, क्या विकास है? कोई विकास नहीं है। अब गांव में शांसुगढ़ है, हमारे नजदीक का गांव, 4 साल से सुनाई दे रहा है कि यहाँ रोड जाएगी, रोड जाएगी, रोड जाएगी। आप देख लो, आज भी ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं, कोई रोड नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र को हमेशा छला गया है, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा छला गया है। जो भी आता है वोट बैंक के लिए आता है। लेकिन मेरा मुख्य बिंदु वही है कि जिन शरारती तत्वों ने जो वोट बहिष्कार एक बार थोपा, फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको खोला, उन शरारती तत्वों को कभी भी हमारी घाटी माफ नहीं करेगी। सर, अभी आप कह रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय दल जो आ रहे हैं यहाँ पे, उस सबका बहिष्कार, तो फिर अब देख के सही रही है कालीमठ की ऐसी जनता, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो चाहिए ही ना, कि जो कि थोड़ा बहुत एक लगाम तो खींचे। तो ऐसे कौन जनप्रतिनिधि को आप देख रहे हैं? देखिए, जो बहिष्कार की बात थी वो हम पर थोपी गई थी, न मैंने कही थी, न दूसरे वोटर ने कही थी। वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो पंचायती जनप्रतिनिधि हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों ने थोपा, और वही लोग सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टियों से संपर्क कर बैठे। उसके बाद उन्होंने बहिष्कार की जो बैठक थी वो की, और प्रायोजित तरीके से 10 लोग बुलाए। उन 10 लोगों ने बोला कि बहिष्कार खोलिए, बहिष्कार खोलिए। बोला बहुमत हमारी तरफ है, बहिष्कार खुल गया। थोपा भी उन्होंने, खोला भी उन्होंने। रही बात कि आप बोल रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया, वास्तव में दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। दोनों पार्टियां जैसी की तैसी हैं। लेकिन सवाल इस समय किससे होना चाहिए? जो पार्टी सत्ता में है। आप यहाँ की सत्ता संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जो आपने यात्रा को डाइवर्ट किया, आज केदार घाटी का बच्चा बच्चा, आज केदार घाटी का युवा, आज केदार घाटी का बुजुर्ग आपको यही कह रहा है कि गो बैक धामी, गो बैक धामी। चंद्रपुरी में उनका एक संवाद था कल ही, तो वहाँ पे कई लोगों की उन्होंने भीड़ इकट्ठा करवाई थी, उसमें कई हमने बातें भी करी थी। तो आगे धामी जी भाषण दे रहे थे, पीछे कुर्सियाँ खाली थी। तो इस विषय में क्या बोलेंगे आप, कि क्या आप धामी जी के बातों में या फिर भाषण में वो बात नहीं रही
कि लोग सुनना पसंद करें, या फिर अब सच में केदार घाटी के लोगों ने कुछ और सोचना शुरू कर दिया? महोदय, आप देखिए कि जो कल उनका अनुसूचित जनजाति का जो सम्मेलन था, उसमें तो पहले ही उन्होंने जीरो जोन घोषित किया था। लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एम्बुलेंसें थी, 2-2 किलोमीटर तक एम्बुलेंस खड़ी रही। दूसरी बात, कुर्सियाँ खाली कालीमठ घाटी का। कल का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। यहाँ पर हमारे सौरभ बहुगुणा जी आए थे, मंत्री जी। उत्तराखंड सरकार का एक मंत्री आ रहा है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है। उसकी जनसभा में मात्र और मात्र 7 महिलाएं बैठी थी। कितने बड़े शर्म की बात है। 7 महिलाएं एक मंत्री की जनसभा को सुन रही हैं, इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं होती। और चुनिंदा जनप्रतिनिधि थे उन कुर्सियों में बैठे हुए, बाकी पीछे खाली था। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। आज सतपाल महाराज जी आए थे, 5 लोग गए थे, 5 लोग गए थे और 2 कैमरामैन गए थे। वो उनकी इधर से, कोई इधर से पोज ले रहा था, कोई इधर से, ताकि जो है जनता को साफ साफ दृश्य न दिखाई दे। मगर सर, आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, अब फिर से तो जन उपचुनाव आ ही गए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कौन होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि? कोई क्षेत्रीय पार्टी होनी चाहिए, या फिर कोई राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा प्रत्याशी जो कि भले निर्दलीय उठाओ, उसके लिए वोट होनी चाहिए? देखिए, जनता ने अपना तो मन बना दिया है। जनता के मन को ना आप परिवर्तित कर सकते हैं, ना मैं परिवर्तित कर सकता हूं, ना कोई मंत्री संतरी बाहर से आके किसी को परिवर्तित कर सकता है। जनता ने एक मन बना दिया है, परिवर्तन। जो सरकार है, इस सरकार को गो बैक करना है, इसको नहीं रखना है। अगर यहाँ से, अगर इस बार बीजेपी का प्रत्याशी हारता है, तो उसका एकमात्र कारण रोजगार, केदारनाथ यात्रा, कालीमठ चौमासी केदारनाथ मोटर मार्ग, इस प्रकार के बिंदु हैं जो कि सीधे सीधे रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की विदाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ की सीट यहाँ से उसको नहीं देनी है, किसी भी सूरत में नहीं देनी है। उस चाहे उसको सीट दी किसे जाए? सीट हम निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में सोच सकते हैं, हम कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में सोच सकते हैं, हम यूकेडी के प्रत्याशी के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन वो विकल्प नहीं कि जो रोजगार छीनने का प्रयास करे। हम उस विकल्प की तरफ जाएंगे जो रोजगार देने का प्रयास करेगा। हम सभी के विचार सुनेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है। आप अपना विजन बताइए। पर सर मैं एक बात हूँ, अब बीजेपी का तो आपने बिल्कुल झंडा उखाड़ के फेंक दिया है, आप सीधा कह रहे हैं। अब रही बात कांग्रेस की और रही बात निर्दलीय की। कांग्रेस में मनोज रावत यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, निर्दलीय में त्रिभुवन चौहान यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है दोनों में से कौन किस पे भारी है? देखो, दोनों प्रत्याशी अगर कहा जाए तो मैं मानता हूं कि हमारे क्षेत्र के हितैषी हैं। लोकल जो हमारे त्रिभुवन चौहान जी हैं, स्थानीय हैं, क्षेत्र में आते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, जनता उनकी तरफ भी देख सकती है। दूसरी रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत की। मनोज रावत जी ने जो है कि यहाँ से हिटो केदार चलाया, चौमासी केदारनाथ हिटो केदार, जिस पे आजकल राज्य सरकार भी खूब बात कर रही है कि इसमें घपला हुआ। लेकिन हमारा मानना है कि हमारे राज्य सरकार में एक प्रोजेक्ट बना, उसमें चौमासी केदारनाथ का नाम आया और वो हिटो केदार के माध्यम से आया। ऐसा नहीं है कि मनोज रावत जी ने इस घाटी के लिए कुछ नहीं किया। 2013 की आपदा जो हमारी कालीमठ घाटी पे, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव था, उस समय यहाँ पर बीएसएफ ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। बीएसएफ ने यहाँ पर 5 करोड़ रुपए खर्च किया। सर्वप्रथम मनोज रावत जी बीएसएफ की टीम को यहाँ पर लेके आए, यहाँ का स्थानीय सर्वेक्षण किया, उसके बाद जो 5 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर खर्च हुआ। अब सर, आपने मनोज रावत जी के निधि के बारे में बात करी। कई चीजें ऐसी भी सामने आ रही है कि मनोज रावत एक ऐसे विधायक रह चुके हैं जिन्होंने कि खुद की विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पाए अपने गांव में, जो कि ये कहते हैं कि भाई मैं तो विपक्ष में हूँ, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, ना मेरे को ये काम करने देंगे, अगर मैं आता भी हूँ कुछ करने के लिए तो मुझे रोक दिया जाएगा। तो जो विधायक अपनी विधायक निधि नहीं खर्च कर पाया, तो जनता का क्या विश्वास जीत पा रहा है इस वक्त या फिर नहीं? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जो विधायक अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया, उसके पहलू पे जाए आप, क्यों वो विधायक अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया? कोरोना काल हमारे बीच में आया, जब मनोज रावत जी का कार्यकाल था, उस समय कोविड काल था। दूसरी बात, उन्होंने एकदम से क्या किया, अपना प्रोफेशन चेंज किया। वो पहले पत्रकारिता में सक्रिय थे, उसके बाद वो राजनीति में आए, विधायक बन गए। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पहली मर्तबा आदमी को पता नहीं होती हैं, किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंट होना है, किस प्रकार से कार्य होना है। तो ये चीज़ें उनको, मुझे लगता है कि शायद पता न रही हो। और अब दूसरी बार हमारे पास ऑप्शन खुले हैं, हमारे पास कई प्रत्याशी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक के नाम का ही ठप्पा लगा रखा है कि यही है, लेकिन ऐसा है कि आप सब आइए, विजन बताइए, कालीमठ घाटी को बताइए कि हम आपके लिए रोड कौन कितने दिन में ले जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आए थे, कालीमठ में बोल के गए कि बस ये घोषणा हो गई है, आपकी रोड चले गई है। अच्छा, दोनों प्रत्याशियों के बारे में अभी आपने बात करी, चाहे वो मनोज रावत के, चाहे वो त्रिभुवन चौहान के, दोनों प्रत्याशी बोल रहे हैं आपकी केदार घाटी के हितैषी हैं।
एक पत्रकार रह चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, और एक पत्रकार थे जो कि विधायक की तैयारी कर रहे हैं। दोनों जानते हैं कि किस तरीके से क्या सिलेबस ज़रूरी नहीं लगता है मनोज जी को कि मुझे पहले सिलेबस कर देना चाहिए था, मुझे क्या-क्या निधियाँ लेके आनी चाहिए थी। ख़ैर इन चीज़ों पे तब बात करेंगे जब विधायक जी या तो वो बनते हैं या फिर कोई और बनते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि मनोज रावत को आप क्या कुछ ऐसे 2 शब्द बोलना चाहते हैं, और चौहान जी को ऐसा क्या शब्द बोलना चाहते हैं? देखिए, चौहान जी ने भी समाज सेवा की है, करते आ रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि बिना किसी लाभ के उन्होंने की है। अपना एक व्यक्तिगत मीडिया प्लेटफॉर्म बना के लोगों के बीच में गए हैं, लगातार केदार घाटी की आवाज़ उठा रहे हैं। वेलकम है आपका। आपने देखा होगा उनका विरोध अभी तक लगा आपको किस क्षेत्र में विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो किस लिए नहीं हो रहा? उनके अच्छे कार्यों की वजह से नहीं हो रहा। रही बात मनोज रावत की, कि मनोज रावत जी आप विधायक थे, और जो गुस्सा जो आप बोल रहे हैं कि सिलेबस आपने देखा नहीं, कंप्लीट नहीं है, वो ऐसा है कि उसका पनिशमेंट उनको जनता दे चुकी है 2017 में, और वो फिर आए हैं। और इस बार जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार छीना है, वो उनके लिए उनके फेवर में जाता हुआ मुझे लग रहा है, जो भी प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक सो मच जुड़े रहने के लिए। अब ये समझिएगा कि व्यक्ति विशेष के एक विचारधाराएँ किस तरफ जा रही हैं। सिर्फ झंडे या डंडे लगाने से वोट नहीं मिलते हैं। बीजेपी के बारे में तमाम बात करी, कांग्रेस के बारे में बात करी, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के बारे में बात करी। एक सिलेबस करके नहीं पहुँचे थे, अब शायद सिलेबस पूरा हो चुका है तो एग्ज़ाम देने आ चुके हैं दोबारा से, और एक फिर से शायद या तो सिलेबस पूरा करके आ चुका है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। क्या इस सब चीज़ का रिज़ल्ट रहता है वो 23 तारीख डिसाइड करेगी। क्या कुछ होता है बने रहिएगा, सब कुछ बताएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।